Today we are going to discuss Maratha Empire. तो मराठा एम्पायर बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज से, ठीक। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उसके बाद कौन होते हैं? संभाजी। संभाजी के बाद साहू जी, ठीक। इन्हें 1707 में रिलीज कर दिया जाता है। ये एक्चुअली क्या थे? एज अ प्रिजनर थे मुगल्स के जेल में, ठीक। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन्हें रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ ये बनते हैं पेशवा, ठीक। बालाजी विश्वनाथ, पेशवा मीन्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक। शिवाजी, संभाजी, साहू जी, उसका बाद बालाजी विश्वनाथ। अब तक हेरिडिटरी नहीं था पेशवा, मतलब कोई भी बन सकता था, ठीक। बात समझ रही है? हेरिडिटरी में नहीं था पेशवा, कोई भी पेशवा बन सकता था जो कैपेबल हो और मेरिट के बेस पर। बट फर्स्ट टाइम होता है बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं एज अ हेरिडिटरी पेशवा में पहले बनते हैं कौन? बाजीराव फर्स्ट। ये 1720 से 1740 तक रूल करते हैं, क्लियर? ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेशवा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज कहां रहते थे? रायगढ़ फोर्ट में। वो अष्टप्रधान चलाते थे, मतलब काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, ठीक। उसे क्या कहते थे? वो अष्टप्रधान, जो कि इन अष्टप्रधान को लेड कौन करता था? पेशवा, क्लियर? तो फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा कौन हुए? बाजीराव। ये बाजीराव जानते कौन वाला? मस्तानी वाला। बाजीराव मस्तानी वाले थे, ठीक। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेशवा थे। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग 20 इयर्स ये एक भी लड़ाई नहीं हारे थे, एक भी मतलब एक भी नहीं, कंटिन्यूस 42 फाइट्स ये जीते थे, ठीक। तो मींस इनके जैसा कोई योद्धा था ही नहीं। अब देखो, इनके अंडर में ये सब काम करते थे। रीजन जो थे ये सब गायकवाड़, जो कि बड़ौदा रीजन में, ठीक। दूसरा भोसले, नागपुर रीजन। पेशवा, अब तक के जितने पेशवा थे, मतलब तुमने देखे बालाजी विश्वनाथ, हेरिडिटरी जो पेशवा बने बाजीराव, ये सब वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। बट आगे वाले टाइम में तुम देखोगे कि बाकी जो पेशवा थे वो क्या करते थे? वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो वहीं से रूल चलाते थे। कहां से? पुणे में बैठकर, ठीक। उस एक था होलकर, जो इंदौर रीजन वाले। सिंधिया, ये माधवराव सिंधिया, जो तेरा सिंधिया वाली सिंधिया फैमिली, ठीक। ये कहां? ग्वालियर। यहां तक क्लियर हुआ? ये सारे बाजीराव के अंडर। हाँ, ये सारे पेशवा। पेशवा एक होता है, प्राइम मिनिस्टर एक होगा कि सब होंगे? ये लोग क्या? ये इनके, देखो, ये इनके थ्रू रूल करते थे। ऐसा मान लो कि सीएम की पोस्ट दे रखी होगी, ये इनके अंडर में थे सारे, और इन जो भी इनका हेड होता था वो पेशवा होता था, ठीक है। पेशवा कहां बैठता था? पुणे में, ठीक। यहां तक क्लियर? पेशवा हाईएस्ट पोस्ट ऐसे राजा जी, जैसे साहू जी के अंडर में सारे लड़ रहे थे। विश्वनाथ जो थे, बालाजी विश्वनाथ, वो साहू जी के अंडर में लड़ रहे थे। बट पेशवा इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर बना लिया था, वो प्रेसिडेंट हुए थे, ठीक। यहां तक क्लियर? अब आओ इस चार्ट पे। बाजीराव फर्स्ट, जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेशवा कहा जाता है, उन्होंने करी थी 2 शादियां। उनकी 2 मैरिज थी, पहला काशीबाई, दूसरा मस्तानी, ठीक। अब काशीबाई से उनके 3 बेटे थे, नाना साहेब,
जिन्हें बालाजी बाजीराव कहते थे। मतलब काशीबाई मस्तानी याद है, काशीबाई याद नहीं है, जिसके 3 बच्चे थे हैं। बालाजी बाजीराव, ठीक, इन्हें नाना साहिब भी कहते थे। क्लियर? बालाजी बाजीराव को, उनके बेटे को। दूसरा रघुनाथ राव, ये कैरेक्टर पूरे उसमें घूमेगा, ठीक है। इसका नाम अच्छे से याद रखना, रघुबा भी कहते थे इन्हें। क्या कहते थे? रघुबा। क्लियर? तो काशीबाई से बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव, जिन्हें रघुबा भी कहते थे, ठीक। एक इनके भाई थे चिमांजी अप्पा, जिनका बेटा था सदाशिव राव, ठीक। उनके बेटे थे सदाशिव राव। क्लियर? बात समझ में? अरे बाजीराव के भाई थे और उनके बेटे थे ये। क्लियर? काशीबाई से 2 थे, इनके बालाजी बाजीराव के 3 थे। अभी तुम लोग ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ। बाजीराव से बालाजी बाजीराव ने 2 शादी करी, काशीबाई और मस्तानी। इससे बालाजी बाजीराव हुए और रघुनाथ राव। क्लियर? ये चार्ट में भी नहीं दिख रहा है क्या? ये इनके ब्रदर थे, उनके बेटे थे सदाशिव राव। अब नाना साहिब, जिन्हें बालाजी बाजीराव कहते हैं, इनके 3 बेटे थे। कौन? विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। ठीक। क्लियर? चार्ट में दिख रहा है ना, ये इनके बच्चे थे, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। नहीं दिख रहा चार्ट? यहां तक क्लियर? अब जो बाजीराव थे, ये 1740 में इनकी डेथ हो जाती है। कब? 1740 में इन्हें बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक। ये जब तक थे, इन्होंने पूरा मराठा एम्पायर को पूरे भारत में फैलाया। ठीक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेशवा। और इनकी डेथ हो जाती है हाई फीवर की वजह से। वॉर करके आए होते हैं, काफी थके होते हैं, फीवर रहता है और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक। क्लियर? अब नेक्स्ट पेशवा कौन होगा? जब बाजीराव मरे तो नेक्स्ट पेशवा कौन होगा? बेटा कौन? बालाजी बाजीराव। ठीक। बालाजी बाजीराव नेक्स्ट पेशवा बन जाते हैं। ठीक। अब क्या होता है कि देखो 1752 में मुगल्स जो होते हैं वो वीक हो गए होते हैं टोटल, और मराठा पावरफुल हो गए होते हैं। ठीक। वो अपना एक्सपेंशन करते चले जाते हैं और उन एक्सपेंशन में ये लोग एक ट्रीटी कर लेते हैं मुगल्स के साथ। ठीक है, अगर तुम पे कोई अटैक करता है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक। अब क्या होता है 1761 में अटैक होता है बैटल ऑफ पानीपत का। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। ठीक। अब क्या होता है, उसमें इनके जितने जनरल होते हैं, बेस्ट जनरल कौन कौन से? सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर। ये तीनों, ये अब तक कंटिन्यूअस 20 इयर्स तक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेते आ रहे थे ये भी। ठीक। ये तीनों की जो एक बॉन्डिंग थी और ये सब इतने कैपेबल थे कि ये हमेशा
जीतते आ रहे थे। इस लड़ाई को लीड करना चाह रहा था कौन? रघुनाथ राव, रघुबा, ठीक। बट कौन मना कर देते? नाना साहब, नहीं तुम मत करो, ये इन सबको ही करने दो और ये कैपेबल हैं, आराम से कर लेंगे, ठीक। अब क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली से इस लड़ाई में सदाशिव राव मर जाता है, ठीक। विश्वास राव मर जाता है और मस्तानी का भी लड़का शमशेर भी मर जाता है। मतलब उनके तीनों बेस्ट कमांडर कह लो, पोस्ट को एक्वायर्ड करने वाले जनरल कह लो, वो तीनों मर जाते हैं। अब जब ये तीनों एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब इनका अपने में से, तो नाना साहेब को एक तरीके का शॉक लग जाता है। तो विद इन 6 मंथ नाना साहेब भी एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक। विद इन 6 मंथ नाना साहेब भी एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब कौन कौन बचा? माधव राव और नारायण राव, ठीक। जब ये एक्सपायर हो जाते हैं नाना साहेब, तब रघुनाथ कहता है कि अब पेशवा कौन बनना चाहिए? मुझे बनना चाहिए। बट पेशवा क्या होता था? हेरिडेटरी। तो कौन बनेगा पेशवा? माधव राव। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है पावर एक्वायर्ड करने की, पेशवा की, ठीक, कि कौन बनेगा, मैं कि वो। और वैसे पेशवा कौन बनता है? माधव राव, ठीक है। अब जितने इन दोनों के मतलब लड़ाई हारने के बाद के जो रीजन थे, जो रीजन वो लोग हारे थे, एरिया हारे थे, कब तक? 1761 से 72 तक, वो सारे रीजन जो भी मराठा हारे थे, वो सारे रीजन कौन जीत लेता है? माधव राव, ठीक। जितने भी इस बीच में ये लोग लड़ाई हारे थे, अपनी टेरिटरी हार गए थे, ये सब हार गए थे, वो सारे रीजन कौन जीत लेता है? माधव राव, ठीक है। अब उसने एक मराठा पावर को एक अलग टाइप का बूस्टअप दे दिया था। 1772 में क्या होता है कि माधव राव को टीबी था, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी था। अब उसमें क्या होता है, वो लाइलाज बीमारी थी, क्यूरेबल नहीं थी उस टाइम, ठीक। अब उनके डेथ हो जाती है। जब कोई एक पीक पे पहुंचना होता, सब कुछ स्टेबल रहता है, तब मराठाओं में हमेशा ऐसा होता था, उनकी एक डेथ हो जाती है। अब रघुनाथ फिर आता है, अब मैं पेशवा बनूंगा। भाई तब तुमने इसे बना दिया, ठीक है, फिर इसे बना दिया, फिर इसे बना दिया, अब मेरा नंबर कब आएगा? अब तो मैं बनूंगा ही। तब लोग कहते नहीं, आप पेशवा नहीं होगे। क्यों? अभी नारायण राव है। अब तो चाचा का खून खौल जाता है। वो इस लेवल का मतलब पावर को एक्वायर्ड करने के पीछे इस लेवल तक होता है, कहता है नारायण राव को मार दो। क्योंकि भाई रघुनाथ राव अपने में एक पावरफुल था। तुम सोचो ना, कहां से आ रहा, वो बाजीराव का लड़का था और वो कैपेबल भी था, सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा धूर्त था। तो अब हो सकता है कि पावर ना मिलने की वजह से हो गया हो, उसे लगता हो कि कोई उसकी योग्यता नहीं पहचान रहा, उसे बुरा लग रहा होगा, मुन्ना त्रिपाठी की तरह। अब ये गुस्सा आ जाता है, ये कहता है ठीक है, ये प्लॉटिंग करता है उसकी डेथ के लिए, नारायण राव के लिए, ठीक। कुछ बंदे भेजता है नारायण राव के रूम में कि नारायण राव के रूम में जाओ, मतलब उसके कक्ष में जाओ उसके, और उसकी हत्या कर दो, ठीक। अब उसके रूम में लोग घुसते हैं, नारायण राव सो रहा होता है, और जब रूम में घुसते हैं तो उड़ जाता है एकदम, उस पे चाकू से हमला करते हैं, अटैक करते हैं। और वो चाकू से जब अटैक कर रहे होते हैं तो वो भागता है रूम से निकलकर, है, और उसकी रूम के ठीक बगल में रूम होता है रघुनाथ राव का, चाचा का। वो चाचा चाचा चिल्लाता भागता है कि चाचा बचाएंगे। गुस्सा होगा, चाचा चाकू से मार रहे हैं, चाकू से मार रहे हैं लोग। तो चाचा कहता भाई चाकू से नहीं मारेंगे तुझे, तू मरेगा तलवार से। चाचा लेके बैठे थे तलवार। तो चाचा वहां पे उनका
उन्हें डेथ पेनल्टी की तरह दे देते हैं। अभी बात देखो फैल तो गई थी कि चाचा ने मरवाया, ठीक है, वैसे एक स्टोरी के तौर पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाकू ऐसे, बट ये था नहीं, एविडेंस है कि चाचा ही ने मरवाया था कि उन्होंने अपने सैनिक भेजे थे उस रूम से, फिर उनके रूम में गए, जब तक जाते तब तक उन्हें वहीं पे मार दिया गया। फिर उन्होंने ये बताया कि एक प्लॉटिंग करी कि ऐसा ऐसा कोई लोग आए थे मारने के लिए, मुझे भी हो सकता मारने का आए थे, लेकिन सबको पता था कि चाचा ने मरवाया। ठीक, अब कह रहा कोई नहीं बचा। बाजीराव के विश्वासराव गए, माधवराव गए, नारायण राव गए, अब कोई पेशवा नहीं। अब कौन बनेगा पेशवा? रघुनाथ राव। वो कर देता है, दावा ठोक देता है, अपने आप को डिक्लेयर कर देता है पेशवा। ठीक, अब फिर ट्विस्ट आता कहानी में। जो ये नारायण राव था, इसकी डेथ हो गई, इसकी वाइफ होती प्रेग्नेंट 3 मंथ की। अब चाचा का फिर कट गया। अब वो रघुनाथ राव गुस्से में कि ये क्या हो गया कि 6 महीने बाद उसका फिर बेबी हो गया। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, 9 महीने में बेबी होता है, तो 6 महीने में उसका बेबी हो गया। अब फिर पेशवा हेरिडेटरी था, यही उसके सामने हमेशा कोई बोल देता था। अब उसे इस वर्ड से और इनके पेशवा से बहुत चिढ़ होने लगी कि मैं कब बनूंगा, तब से लगा हुआ हूं पेशवा बनूंगा, पेशवा बनूंगा, मैं बनूंगा कब। अब उसकी हालत मतलब ऐसे, अब वो चला जाता अंग्रेजों के पास कि अब छोड़ो इनसे, इन्हें हराएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू मिलूंगा और इन्हें मैं हरा दूंगा। क्योंकि उसमें एक रोल आता है नाना फडणवीस का। ठीक है, नाना फडणवीस को समझना कटप्पा आज के टाइम उसमें, कि कटप्पा इन द सेंस कि पूरा एज अ केयर टेकर था, वो केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह चला रहा था। भाई सब तो चले गए ना, अब नाना फडणवीस ही थे जो सब देख रहे थे। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो 40 दिन के बच्चे को ही, ये जो बच्चा होता है सवाई माधोपुर कह रहा हूं, सवाई माधवराव, उस 40 दिन के बच्चे को ही पेशवा बना देते हैं। अब तो मानो रघुनाथ राव का खून ऐसा खौल जाता है कि अब 40 दिन के बच्चे बनेंगे पेशवा। अब मैं बैठा हूं तब से, मेरा नंबर कब आएगा? वो कहता छोड़ो, वो गुस्सा आ जाता है और रघुनाथ राव गोज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आपको रिटर्न में, आप मुझे 2500 की अपनी सेना दो, सोल्जर्स दो, और इन रिटर्न में मैं आपको क्या सालसेट और बसई, जिसे बसैन कहते हैं, ठीक, बसई वाला जो रीजन है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब ये हो जाती है ट्रीटी ऑफ सूरत। सालसेट वाला रीजन और वसई वो रीजन वो देने का वादा कर देता है और दे देता है। ठीक, ये होती है ट्रीटी ऑफ सूरत। अब फिर ट्विस्ट आएगा एक, ये करता कौन है, किसके साथ करता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ। बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी थी ना, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता वाली। ठीक है, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उनके अंडर में दोनों प्रेसिडेंसी आती थी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी काउंसिल ने ट्रीटी ऑफ सूरत कर ली। ठीक, जिसको लेकर वैरन हेस्टिंग ने इन्हें वार्निंग दी कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास ना तो ये राइट्स हैं करने के, और अगर ये करेंगे भी तो हम लोगों के थ्रू होना चाहिए। तो और पहली चीज, मराठाओं से पंगा मत लेना, ये जब अपनों में नहीं छोड़ रहे तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और लग रहा तुमने इनका पुराना टेन्योर देखा नहीं है कि कैसे रहे हैं लोग। तो ये बात बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बुरी लग जाती है, बॉम्बे काउंसिल को। वो क्वीन एलिजाबेथ को चिट्ठी लिख देते हैं कि जो वैरन हेस्टिंग्स साहब है ना, ये होने नहीं दे रहे ट्रीटी हमारी। और रानी जी, आपने तो कहा था कि हमारा मेन मोटिव क्या है,
एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये इसमें एक तरीके का ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक। उस बीच में एक काम उनसे भी गलत हो जाता है और वो ट्रीटी जो होती है उसका उल्लंघन कर देते हैं। और उनका ये था ना कि बाहर के किसी के साथ समर्थन नहीं करोगे तो ये उनमें से किसी का सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक। नाना फडणवीस वॉयलेट कर देते हैं ट्रीटी को, ठीक है। 1777 की एक ट्रीटी पहले भी चल रही थी, उस ट्रीटी में एक वॉयलेट कर देते हैं, जिससे अब वैरन हेस्टिंग भी इनका साथ नहीं देता। पहले वैरन हेस्टिंग इनका साथ दे रहा था, ठीक है। चलो छोड़ो, तुम अभी यहां तक रहो कि सूरत में 1775 में ये ट्रीटी होती है, ठीक है। फिर इस ट्रीटी को वो कहते नहीं, इसे कैंसिल कर दो। क्यों? 1773 चार्टर एक्ट में मेंशन है कि बंगाल प्रेसिडेंसी हेड करेगी किसे? बॉम्बे और मद्रास को। अब फिर इसकी ट्रीटी कैंसिल हो गई, फिर पेशवा नहीं बनाई, और तो और जो उसने करा भी वो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग था, उन्होंने क्या करी थी, इन्हें 20 मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने 2500 सोल्जर भी दिए थे और इसकी लड़ाई किससे होती है? मराठा से। उस समय हरिपंथ थे। अब क्या करते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी सूरत ट्रीटी को रिजेक्ट कर देती है और उसके जगह ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और नाना फडणवीस के बीच में। उसी नाना फडणवीस ने जिन्होंने 40 दिन के 40 डेज के लड़के को एज अ पेशवा डिक्लेयर कराया था, ठीक। तो 1775 में क्या चल रहा था उस समय? 1775 में क्या चल रहा था? नहीं, ट्रीटी ऑफ सूरत तो देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने करी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कंट्रोल कौन करता था? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी ने 1773 एक्ट के तहत में इसे रद्द करवा दिया था, ठीक। और वैसे क्या चल रहा था 1775 में? याद करो, कल पढ़ाया था ना, मैसूर वॉर। तो 1769 में जब खत्म होके 71 में, तो 71 में मराठा ने अटैक नहीं कर दिया था मैसूर रीजन पर? याद आ रहा है? मैसूर में क्या चल रहा था? 1775 में मैसूर वॉर, ठीक। क्या वही खाली पीरियड जो था, लेकिन था तो मैसूर वॉर का ही। 1771 में सुनो, 1771 में क्या हुआ? मराठा अटैक करे। वो कहीं वॉर में लिखा था? बताओ, किसी उसमें लिखा था? क्योंकि वो मैसूर वॉर चल रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसीलिए नहीं लिखा गया। तो बीच में मराठा क्या करते थे? हमेशा टाइम टू टाइम जाके अटैक करते रहते थे, ठीक है। तो मैसूर रीजन को लेने के लिए वो टाइम टू टाइम हमेशा अटैक करते थे। तो 1775 के टाइम में मैसूर वॉर चल रही थी और उसी में ब्रिटिश इन्हें अपने साथ लाने का फिर सोचते हैं। किन्हें? मराठाओं को। बात समझ में आ रही है? 1775 के टाइम में मराठा को ऑफर करते हैं कि हमारी साइड आ जाओ, उधर मैसूर वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि उन्हें पता था जो मराठा है वो बहुत ज्यादा कैपेबल है और उसके थ्रू हम लोग क्या ले लेंगे? मैसूर, ठीक। तो अब ये इनकी साइड आ जाते हैं। 40 डेज का जो लड़का होता है सवाई माधोराव, उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है पेशवा और यहाँ पे खत्म हो जाती है फर्स्ट मराठा वॉर, ठीक। नहीं, खत्म हो गया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई ना। तो पुरंदर उसी के तो नीचे बताया मैंने, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। हाँ, नाना फडणवीस ने कर ली थी। मैसूर से लड़ रहे थे, सब जगह सब लड़ रहे थे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में यही हुआ था कि अब रघुनाथ राव को कंट्रोल में रखो, उन्हें जो भी है पेंशन पे बांध दो, ठीक है। दूसरा, अब ये जो लड़का है 40 दिन का, यही तुम्हारा पेशवा है,
तो ये सब ट्रीटी हो गई थी, और वो कर ली थी नाना फडणवीस ने, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सूरत तो रिजेक्ट हो गई थी। ठीक, क्लियर। अब देखो क्या डाउट हो रहा है क्या कुछ? ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद उसका तो मैंने कुछ बड़ा बताया नहीं है। तो ये जो 1775 वाला जो भी आपने बताया, अरे वो एक सीन था कि 75 के टाइम में वो लोग मैसूर से भी तो लड़ रहे थे, तुम जाओ मत उधर, लेकिन एक सिनेरियो तो रखो अपने दिमाग में, तो मराठाओं को अपनी साइड कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, अब ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये ट्रीटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा देखो, अब तक तुम लोगों ने जितनी भी ट्रीटी पढ़ी थी, उन ट्रीटियों के बाद क्या होता था, युद्ध रुक जाता था। अभी ट्रीटी में ट्रीटी होंगी तब ये जो इनकी वॉर होगी तब रुकेगी। ठीक, जैसे सूरत हुई, ये अब सालबाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, क्योंकि ये ट्रीटी ऐसी ट्रीटी है जो कि पूरे एरिया में पीस ला देती है, पूरी तरीके से शांति ला देती है। ठीक, इस ट्रीटी को कंसिडर किया जाता है पीस ट्रीटी के तौर पर। ठीक, ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्लियर। अब क्या होता है, सवाए क्या होगा, तुम लोग अभी लिख लो जैसा भी तुम्हें समझ में आ रहा है। अभी जब मैं तीनों वैसे लिखवाऊंगा तो उसमें जो एक दो है और बता दूंगा। ये मैं तुम्हें कि पूरा चार्ट तुम्हारे दिमाग में रहे। ठीक, अब 1795 में क्या होता है, सवाई माधोराव जो कि अब 21 साल का हो चुका था, जिसे ये लोग बड़ा करने पे लगे हुए थे सब लोग, नाना फडणवीस और ये सब, ठीक है, जो उसे कंट्रोल कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कि नेक्स्ट पेशवा होगा। ठीक, सवाई माधोराव, ये रहा सवाई माधोराव। अब ये 21 साल का लड़का होता है। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, बैक ऑफ माइंड इसके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि नारायण राव जो इनके फादर थे, उसे रघुनाथ राव ने मार दिया था, वो अभी भी जिंदा है। हाँ, रघुनाथ राव जिंदा है ना, तो रघुनाथ राव अभी भी जिंदा है। ठीक है, और थोड़ा सा ये लेजी भी, वीक टाइप का भी था, तो ये डिप्रेशन में रहता था। तो ये 21 साल की उम्र में शनिवाड़ा के उस पे किले से कूद के आत्महत्या कर ली, जिसे इतने साल से बचा रहे थे कि पेशवा बनेगा, ये सब होगा। नाना मतलब पूरी तरीके से उनके फडणवीस साहब का खराब कर देता है, ये कर लेता है सुसाइड। ठीक है, अब फिर रघुनाथ कहता है अब छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे तो तुमने वैसी नजर बंद कर, मेरे बेटे को बना दो। इसका बेटा होता है बाजीराव सेकंड, जो कि वीक सक्सेसर होता है। बस बाजीराव रखने से वो नहीं हो गया कि बाजीराव की तरह हो गया, बट बाजीराव वीक सक्सेसर होता है। तो अब क्या होता है, जो इनके खुद की ये सब चीजें थी, जो एक टाइम इन लोगों एक साथ करती थी पूरे, ये आपस में अब लड़ेंगे। पेशवा बाजीराव, जो बाजीराव सेकंड था, जो पेशवा था, और ये एक साइड होते हैं। ठीक है, अब ये एक साइड होकर यशवंत राव या जसवंत राव, कहीं यशवंत राव लिखा होगा, कहीं जसवंत राव लिखा होगा, ठीक है, उसके खिलाफ अटैक कर देते। जसवंत राव कहां का होता है, होलकर वाले का। जसवंत या यशवंत लिखा होगा कहीं। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो आदमी होता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंड करने में और इन सब वाले में बिलीव रखता है कि अपनी टेरिटरीज हमेशा एक्सपेंड होनी चाहिए, और ये सब, और ये थोड़ा सा एज अ फाइटर कैपेबल भी था, सब कुछ था। ठीक, ये एक वीक सक्सेसर थे दोनों, ये दोनों मिलके इससे के खिलाफ लड़ाई कर देते हैं। अब ये क्या करता है, ये वीक थे, इन दोनों को एलिमिनेट कर देता, हरा देता है। ठीक, अब इसका भाई जसवंत राव का भाई इसके एरिया में जाके, एक तो ये वैसे ही हारा, वो गुस्से में बैठा है, बाजीराव सेकंड जो पेशवा है, उसके एरिया में जाकर अपनी तानाशाही वो सब चलाना चालू
अब वो क्या करता है, गुस्से में तो था ही, वो उससे मरवा देता है। और वो मरवाता ऐसे नहीं है, हाथी के नीचे लाकर उसके सर को चलवा देता है। ठीक। बाजीराव ने होलकर के भाई को, ये जो होलकर था जसवंत के, इसके भाई को, अब देखो इस बीच में नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। 1800 में नाना फडणवीस भी मर जाते हैं। ठीक। अब जब जिसके लिए जी रहे थे वो बच्चा ही सुसाइड कर लिया। ठीक। अब बाजीराव भाग जाता है किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। भाई उसे पता था ही छोड़ेगा तो है नहीं, अब जिसके भाई को सर को चल के मारा है, तो वो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है। और ट्रीटी ऑफ वसई या ट्रीटी ऑफ वसेन साइन कर लेता है। ठीक है। अब देखो, अब तक क्या थे, पेशवा रूल कर रहे थे, चाहे कैसे भी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन अब खुद ही उठकर पेशवाई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो साफ सिनेरियो क्लियर हो गया कि तो इतने वीक हैं, इतने कि अब ये हमारी मदद ले रहे हैं, हमारी हेल्प ले रहे हैं। तो अब तक बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में इन लोगों ने इकोनॉमी टर्म में आगे बढ़ना चालू कर दिया था और टेरिटरीज भी ऑक्यूपाइड कर रहे थे। अब जब मराठाई, जिन्होंने पूरा एम्पायर इधर होल्ड करके रखा था, अब वो ही इनकी साइड आने लगे, पेशवाई डायरेक्ट, और आपस में लड़ने ही लगे, तब एक तरीके से अब इन्हें खुले तौर पर चाबी मिल चुकी थी इंडिया की। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब होती है ट्रीटी ऑफ बसेन, कब, या वसई जिसे कहते हैं, 1802 में। अब आती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, कब से कब तक, 1817 से 1890। सेकेंड ही तो चल रही थी फर्स्ट के बाद। क्या होता है नहीं, जैसे ही तो बता था, चलो ये बताता हूं। ठीक। अब आओ थर्ड पे। अब आओ थर्ड पे। थर्ड पे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, पिंडारीज होते एक। पिंडारीज का नाम सुना है? पिंडारीज क्या होते थे, एक तरीके से मशीनरी, मिशनरी नहीं, मशीनरी। मशीनरी क्या होते थे, एक तरीके के जो रेंट पे आते थे सोल्जर, भाड़े के सैनिक जिन्हें कहा जाता था, तो वो किसी भी साइड में जाके लड़ लेते थे अगर तुम उन्हें बस बोलो। तो बेसिकली उन्हें यूज कौन करता था, मराठास। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये उन्हीं की साइड चला जाता है, एक तरीके से सब्सिडायरी अलायंसी साइन हो गए होते हैं मराठा वालों के, जिसका वो लोग विरोध भी करते हैं, जो बाकी वाले ये सब होते हैं। तो वो लोगों में गुस्सा आ जाता है, ठीक है, कि तुमने आर्मी खत्म कर ली अपनी, ये सब कर ली, कमजोर कर ली ब्रिटिश से समझौते करके, तो मिशन ये जो ये थे पिंडारी से, ये भी बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है। और इनका काम ही यही होता है, लूटना और ये सब करना। तो अब इन्हें जो मिल रहा था, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे मराठा, वो अटैक कर रहे थे। अब मराठाओं को तो पता था कि पिंडारी क्या होते हैं, ब्रिटिश को भी पता लग गया था। तो एक बार मराठा पे अटैक हो जाता, तो मराठा को लगता है कि भाई ये हम पे करा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट लिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है ये मराठाओं ने कराया, क्योंकि मराठा ही नहीं यूज करते थे। अब उन दोनों के बीच में ये टसल क्रिएट हो जाती है, डिस्प्यूट करा देते हैं, और वहां से इनकी लड़ाई चालू हो जाती है। अब देखो, मराठा सोचते हैं कि हम लोग जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े अब तक, तो अलग अलग लड़ रहे थे, मतलब पौर होके एक साथ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग तीनों एक साथ लड़ते हैं। ठीक। तो बाजीराव, दौलत राव और मल्हार राव, ये तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं। कब? जून 1817, नवंबर 1817, जनवरी 1818। हार जाता है ये बाजीराव, ये ट्रीटी कर लेता है, ट्रीटी ऑफ पूना। ठीक। जो दौलत राव होता है ये भी हार जाता है, ये ट्रीटी कर लेता है ग्वालियर। जब ये दो हार गए तो ये कौन सा तोप था, ये भी हार, ये ट्रीटी ऑफ मंदसौर। ये थी कहानी। समझ में आई? चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक।
क्या हुआ? मंदसौर, यहां से हेरिडिटरी चालू हो जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ से बाजीराव फर्स्ट बन जाते हैं, ठीक। वन ऑफ द जो ग्रेटेस्ट पेशवा थे। इसमें गायकवाड़, ये याद रखना, गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के। भोसले कहाँ के थे? नागपुर के। पेशवा पूना, होलकर इंदौर और सिंधिया ग्वालियर के, ठीक। उसके बाद बाजीराव की 2 शादी होती है, 2 मैरिज करी होती है, जिससे काशीबाई और मस्तानी। काशीबाई से उनके 2 बेटे होते हैं, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव, ठीक। बालाजी बाजीराव को क्या कहते थे? नाना साहेब। उनसे 3 थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव, ठीक। और इनसे शमशेर और सदाशिव राव, ठीक। अब फिर ये एक वॉर में जाते हैं 1761 में, बैटल ऑफ पानीपत में। वहां पे तीनों मर जाते हैं। कौन कौन? सदाशिव राव, शमशेर और विश्वास राव, ठीक है। ये शॉक को टॉलरेट नहीं कर पाते और विद इन 6 मंथ उनकी भी डेथ हो जाती है, नाना साहब की, ठीक। और उसका अभी भी रोना चालू था, मुझे पेशवा बनाओ, रघुनाथ राव का, ठीक। फिर ये दोनों एक साथ होके उससे लड़ते हैं जसवंत राव को। जसवंत राव इन्हें हरा देता है। फिर जसवंत राव के बेटे को ये लोग, वो भाई को मार देते हैं। फिर उसके बाद वो ट्रीटी करा लेते हैं वहां जाके। एक ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वो रहेगी ना, ये बॉम्बे काउंसिल से सूरत करा लेते हैं। सूरत को कैंसिल करा देती है कौन? बंगाल प्रेसिडेंसी। और उसके बाद कौन सी कर लेते हैं? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक। फिर लास्ट में ये लोग आते हैं कि हम लोगों को एक साथ ही लड़ना चाहिए। तो एक साथ लड़ने में ये तीनों एक साथ आते हैं इस टाइम पीरियड में, और ये ट्रीटी करके बैठ जाते हैं। बाजीराव सेकंड, देखो जब सबको पता लग गया था कि इन्होंने उसकी हत्या करवाई है, और पहली ट्रीटी में ही मैंने तुम्हें हिंट दी थी कि उसे एज अ पेंशनर बना दिया गया था और एक तरीके से किले में ही बंद कर लिया था। ऐसे आदमी को खुले सांड को छोड़ नहीं सकते ना, कि तुम सोचो पेशवा को मरवा रहा है वो तो रिश्तेदारी की बात थी, वो लोग छोड़ रखे थे, नहीं तो उस समय ही उसे मार देना था। सर अब तो उसका ही बेटा मतलब पेशवा था, तो उसके बाद तो बहुत वीक सक्सेसर था, तो वो भी, उसकी भी तो एज हो गई थी। वो कौन सा अब तक वैसा ही था कि मुझे बना दो। वो तो गुस्सा तब हो जाता है जब 40 दिन का बन रहा, मैं नहीं बन रहा। चलो लिखो पहले, अब अच्छे से क्लियर होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, क्लियर हो गया ना चार्ट सारा? कोई डाउट? चलो अभी नोट्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी लिखवाऊंगा ना। देखो, in 1775 there was the dispute for the post of Peshwa between Madhav Rao and his uncle Raghunath Rao. There was a dispute for the post of Peshwa between Madhav Rao and Raghunath Rao. मीन्स इसके बीच में और इनके बीच में टसल थी, ठीक। ये डिस्प्यूट था इनका। अब हेडिंग डालो इसी में, ट्रीटी ऑफ सूरत एंड पुरंदर। ट्रीटी ऑफ सूरत एंड पुरंदर, ठीक। रघुनाथ राव sought the help of the British to capture the power and signed the Treaty of Surat. कब करते हैं Treaty of Surat? साइन कब करते हैं? In 1775. इस ट्रीटी में क्या होता है? अंडर दिस ट्रीटी या अंडर द ट्रीटी रघुनाथ राव या रघु बा कहीं भी लिख दिया होगा, रघुनाथ राव, ठीक, ceded the territories
रघुनाथ राव सीडेड द टेरिटरीज ऑफ किसकी? सालसेट, SAL SETTE, सालसेट एंड बसेन या वसई, मुंबई वाले एरिया में इसे वसई कहते हैं वैसे, WAISAI, ठीक। टू द इंग्लिश, और इन रिटर्न में उस क्या लेता है वो उनसे? 2500, 2500, 2500 सोल्जर। अरे वो कैपेबल थे ना, और सब आर्म्स के साथ सब कुछ में था ना। लिखो द ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, ब्रैकेट में कर लेना। द ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज कंडेम्ड बाय, द ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज कंडेम्ड बाय, बेसिन के बाद वो तो किसे दिया था? टू द इंग्लिश इन रिटर्न फॉर सोल्जर, इन रिटर्न फॉर सोल्जर्स, ठीक। अब इसके बाद लिखो द ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 वॉज कंडेम्ड, किसने कंडेम की थी? बाय द ब्रिटिश बंगाल काउंसिल, ब्रिटिश बंगाल काउंसिल। उनमें फिर कर्नल को भेजते हैं, कर्नल उपटन, ठीक। कर्नल उपटन वॉज सेंट टू, कहां भेजेंगे ट्रीटी के लिए? पुणे। वैसे कॉमन सेंस है कि अगर उससे ट्रीटी हो रही तो पुणे ही आएंगे ना वो लोग, ठीक। द कर्नल उपटन वॉज सेंट टू पुणे टू annual it and make a new treaty, treaty of Purandar, and make a new treaty of Purandar, clear? और ट्रीटी ऑफ पुरंदर को साइन किसने किया था? नाना फडणवीस ने, ठीक। लिख लेना ट्रीटी ऑफ पुरंदर, द ट्रीटी वॉज साइंड बाय नाना फडणवीस विद द ब्रिटिश। अंडर द न्यू ट्रीटी रघुनाथ राव वॉज ओनली गिवन पेंशन एंड, कौन सा एरिया? सालसेट वाला, एंड सालसेट वॉज हेल्ड ऑन, रघुनाथ को क्या मिला? पेंशन, और सालसेट किसे मिला? ब्रिटिश को, एंड सालसेट वॉज हेल्ड ऑन बाय द ब्रिटिश। भाई वो तो पहले दे के आ गया था ना, तो ब्रिटिश छोड़ेंगे थोड़ी अब। तो ट्रीटी भी खत्म होगी तो सनसेट, तो दो थी, दो में से एक तो छोड़ दिया उन्होंने। पर सर जब ट्रीटी खत्म तो फिर सनसेट भी नहीं देगा भाई अंग्रेज से वो तुम्हारे लिए एक छोड़ रहे हैं, वो कम था। In 1777, Nana Fadnavis violated his treaty with the Calcutta Council। क्या कर देते हैं वो? मैंने बताया था, Help of outsiders. लिखो ट्रीटी विद द कलकत्ता काउंसिल बाय ग्रांटिंग द क्या करते हैं? फ्रेंच अ पोर्ट
बाय ग्रांटिंग द फ्रेंच अ पोर्ट, कहां पे? ऑन द वेस्ट कोस्ट, ऑन द वेस्ट कोस्ट। क्लियर? अब रिजल्ट क्या होता है? नहीं, एक और लिखना बीच में, क्योंकि अभी देखो इन दोनों के बीच में एक वॉर हो जाती है इसी बीच में, जिसमें ये लोग ट्रीटीज ऑफ वडगांव साइन करते हैं। वडगांव 1782 में, ब्रिटिश और मराठा के बीच में। तो देखो मराठा जो लोग थे वो कैपेबल थे ये पहाड़ की भी लड़ाई लड़ने में, किले वाली ये सबको, फोर्ट वाली लड़ने को, और उनके पास एक ऐसी आर्मी भी थी, मतलब सारे तो नहीं लेकिन कुछ आर्मी की एक टुकड़ी ऐसी थी उनके पास जो सीधे किले पे चढ़ लेती थी, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, सिर्फ हाथ के दम पर वो पूरे किले पे चढ़ लेते थे। मतलब कहीं भी छोटी भी मिले ऐसे करके वो पूरे चढ़ लेते थे। तो जो इनसे लड़ाई होती है ब्रिटिश में, वो पहाड़ी एरिया पे, ब्रिटिश अभी इतने कैपेबल नहीं थे, स्किलफुल नहीं थे, बट ये लोग थे। तो लिखो, लिखो तो, द इंग्लिश एंड द मराठास met on the outskirts of Pune. देखो नाना फडणवीस ने ट्रीटी को वायलेट कर दिया था, ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे वो इनसे अब वॉर करना चाह रहे थे, तो ये बहाने ही ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहा पुणे के बाहर ही मिलो, तो उन्होंने कहा ठीक है, पुणे तो हमारा पेशवाई, आओ। क्लियर? द इंग्लिश एंड द मराठास आर्मी met on the outskirts of Pune. आ जाओ बाहरी एरिया में भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। There was a battle at वडगांव, स्पेलिंग वडगांव की WAD है, WADGAON, नियर पुणे। in which the Maratha signed, in which the Maratha under Shinde secured a conclusive victory over the English. अब ब्रिटिश को एक चीज समझ में आ गई कि पुणे वाले जो एरिया जो थोड़ा सा पहाड़ी उन्हें थोड़ा सा पड़ता है, इस एरिया पे तो इनसे हम नहीं जीत सकते, ठीक। तो कौन सी ट्रीटी करते हैं? ट्रीटी ऑफ वडगांव। द इंग्लिश वर फोर्स टू साइन द एग्रीमेंट ऑफ वडगांव इन 1779। अब वैरन हेस्टिंग को आ जाता गुस्सा, वो 3 साल बाद इस ट्रीटी को मानने से मना कर देता है, इस ट्रीटी को ही रिजेक्ट कर देता है। ठीक, जीता कौन सा? मराठा। तुम्हें डाउट है क्या अभी? 1779 वडगांव की, और उसके आफ्टर 3 ईयर 1782 में इसी ट्रीटी को रिजेक्ट कर देता है कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग। क्या? शिंदे ने लीड किया था इसे। शिंदे सिक्योर्ड अ विक्ट्री, जो कि कंक्लूसिव विक्ट्री थी ब्रिटेन के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब लिखो ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। Warren Hastings, the Governor General in Bengal, rejected the Treaty of Vadgaon. And sent a large force of soldiers
and sent a large force of soldiers. In February 1781, in Feb 1781, कैमेक इंग्लिश जनरल होता है उस समय. In Feb 1781, the English under General Kamek CAMAC finally defeated Scindia at Sipri. कहाँ की बात चल रही? Scindia proposed a new treaty. Scindia proposed a new treaty between the Peshwa and the English. Between the Peshwa and the English. ठीक. Clear? And the Treaty of Salbai was signed in May 1782. अब ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसने एक तरीके की पूरी पीस क्रिएट कर दी थी. अब पीस मेंटेन हो गई थी. अब कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये काफी अच्छा चला. 20 इयर्स तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये पूरी चली. अब पूछो, क्या पूछ रहे हो? क्या हो गया? नहीं, कुछ पूछ रहे थे ना? तो जसवंत तो हमने सिंधिया और पेशवा को एलिमिनेट करा था. वो तो थर्ड वाले में था, इस वाले में तो उन्होंने उनका एरिया कैप्चर नहीं करा था. उनकी तो वैसी पॉलिसी थी ना विस्तार वाली. किसकी? जसवंत राव. ये तो आपस में कर रहे थे ना. मतलब मेरा हाँ, तो जो एरिया उन्होंने ले लिया वो रख लिया था उन्होंने. तो सिंधिया ना पे गए, उन्हीं का तो एरिया कैप्चर करा था, उन्होंने कराया था. देखो, लड़ाई किसके बीच में थी? बाजीराव और बाजीराव ने लड़ाई बेसिकली कही थी. इसका सपोर्ट करा था सिंधिया ने, तो जसवंत राव के अगेंस्ट में. जसवंत राव कहाँ का था? होलकर का. ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे लड़ रहे थे. ये नहीं कि पूरा उनका एरिया. ये टेरिटरी एक्सपेंड करता था, इसमें कोई दो राय नहीं. इसने टेरिटरी एक्सपेंड करी, इसका भाई टेरिटरी एक्सपेंड करते करते इनके पास आ गया था, बाजीराव वाली टेरिटरी में. अब वहां पे उसे ज्यादा महंगा पड़ गया. ठीक. सिपरी कहाँ है? गूगल नहीं करना. ये जो शिवपुरी है, कहाँ की? मध्य प्रदेश में, जो आज के टाइम में, उसी को पहले सिपरी कहते थे. ठीक. अब सुनो, इस ट्रीटी ऑफ सालबाई में हुआ क्या, ये तो लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, जिसने 20 साल तक शांति कायम करी. इसके बारे में तो लिख लो. हाँ, तुम नोट्स में ढूंढते रहो आगे पीछे कर करके. मेन इंपॉर्टेंट यही, अगर आएगा तो ऐसे ही लिखना. ठीक है, अब तुम्हें मिल जाएंगे अपने आंसर. प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ सालबाई. मुझे पता है कि क्या मुझे तुम्हें लिखवाना है और क्या छुड़वाना है. कुछ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स में क्या है, ये मैं प्रीलिम्स के लिए मेनली फोकस रहता है, और मेंस में क्या पूछे जाएंगे वो वाली चीजें मैं तुम्हें हैंड रिटन उसमें अपने नोट्स में देता हूँ. ठीक है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो मेंस के. अब क्या ही लगाओगे, अब तो इस साल देना है तुम्हें, तब तक लगा लेने थे. चलो कोई नहीं. देखो, सालसेट टू कंटिन्यू किसके पास था? सालसेट ब्रिटिश के पास. सालसेट टू कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ द, ऑन द पोजीशन ऑफ द
English. Salsette to continue in the possession of the English. ठीक. The whole of the territory conquered since the Treaty of Purandar. कब हुई थी Treaty of Purandar? 75 में तो सूरत हुई थी, उसके अगले साल ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में. इसमें क्या था? ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंक्लूडिंग बसई, लिखो, इंक्लूडिंग बसई वॉज रिस्टोर्ड टू द मराठा. तो तुम दोनों हंसने क्यों लगते हो जब छूट जाता है तो? द होल ऑफ द टेरिटरी conquered since the Treaty of Purandar including Basen या वसई was restored to the Marathas. रघुनाथ राव का क्या हुआ था? पेंशन. ब्रिटिशों ने कहा एक काम करो, तुम लोग ले जाओ, हम इसका खर्चा नहीं देंगे. लेकिन हाँ, चाचा को अच्छे से रखना. देखो, द इंग्लिश डिड नॉट ऑफर, उन्होंने कहा कि अब हम इन्हें सपोर्ट भी नहीं करेंगे. ट्रीटी में ये होगा ना. मराठा ने क्या कहा? इसे ट्रीट, लिखो, द इंग्लिश डिड नॉट सपोर्ट, the English did not offer any further support to Raghunath Rao. The English did not फोन साइलेंट रखा करो. The English did not offer any further support to Raghunath Rao. Clear? The Peshwa were to grant Raghunath Rao a maintenance allowance. जो आजकल लड़कियां ले रही हैं डाइवोर्स के बाद, ये पहली ले रहा था. एक टाइप के एलिमनी पे चल रहा था ये. ठीक, क्लियर? द इंग्लिश were to enjoy the privilege at trade as before. अब जैसे वो लोगों ने फ्रेंच को सपोर्ट कर दिया था, वो सब कर दिए थे, जिसकी वजह से ये भी गुस्सा आ गया था और ट्रीटी मानने से मना कर दिया था. तो उसमें अब क्या था? किसी भी फॉरेन, उससे लिखो, द पेशवा वर टू नॉट सपोर्ट any other European nation. ठीक, क्लियर? अब लिखो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. ये क्यों हुआ था? ब्रिटिश इंटरफेयर करने लगे थे इनके पर्सनल मैटर में. ठीक, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. तो क्या कॉज थे? लिखो, आफ्टर नारायण राव committed suicide in 1795. सवाई, हाँ, सवाई माधवराव, अरे उसका बेटा था ना, तो नारायण.
सवाई माधवराव committed suicide in 1795. अब कौन बन गया था पेशवा? बाजीराव साहब। बाजीराव सेकंड बिकेम द पेशवा। फाइनली उसके पापा की जगह मिली गई। उसका फादर अपने बेटे से भी चढ़ता होगा, पापा है बोल रहा था तभी कहता होगा जा लड़ने चला है, मैं एक बार बैठ के देख लूं पेशवा पे। नाना फडणवीस बिकेम द, क्या बन गया था उस टाइम? नाना फडणवीस बिकेम द, अरे 1800 में मरे थे ना, तब तक तो एज अ केयर टेकर तो वही थे ना। नाना फडणवीस जो थे वो बाजीराव सेकंड जो बना था उसके टोटली अगेंस्ट में थे। ये सेकंड बात होगी कौन से पीरियड का? किसका? 1803 टू 1805। 1801 में वो खत्म हो गया था। अरे तो 95 स्टेटमेंट में क्या बोलने जा रहा हूं वो तो सुन लो। बाजीराव सेकंड के वो अगेंस्ट में थे पेशवा बनने के लिए, कि वो बंदा पेशवा एज अ पेशवा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वो पहली से उनके अपोजिट साइड में थे। अब देखो नाना फडणवीस के मरने के साथ ही ब्रिटिश पे एज चली जाती है। क्यों? अब तक ये काउंसिल जो थे इनके 12th वाले 12 लोगों के साथ जो काउंसिल थी एज अ केयर टेकर चला रहे थे ये सीएम बन के, तो उसके बाद से उन्हें पता लग गया था ब्रिटिश को कि जो आने वाले हैं सारे ये कैसे वीक सक्सेसर हैं। लिखो द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। अरे मतलब लिख लो कि अपोनेंट में थे उनके, अपोनेंट ऑफ बाजीराव सेकंड। दे डोंट वांट टू कि वो नहीं, द डेथ ऑफ नाना फडणवीस इन 1800। अच्छा कई जगह कई बुकों में 1798 भी दे रखा होगा, ठीक है, वैसे 1800 है, ठीक। प्रोवाइडेड द ब्रिटिश विद एन एडिशनल एज। अब लिखो डिफीट ऑफ बाजीराव सेकंड एंड सिंधिया। डिफीट ऑफ बाजीराव सेकंड एंड सिंधिया किस बैटल में? एट द बैटल ऑफ पूना। कब? ये बैटल कब हुई थी? ठीक। द यूनाइटेड ट्रूप्स ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड एंड सिंधिया वर डिफीटेड बाय किससे? यशवंत राव या जसवंत राव लिखा होगा शुरू से। डिफीट ऑफ बाजीराव एंड सिंधिया एट द बैटल ऑफ पुणे इन 1802 इन अक्टूबर 1802, ठीक। द यूनाइटेड ट्रूप्स ऑफ पेशवा। अगर मैंने बाई चांस लाइन बोल दी थी, तुम्हारा कुछ छूट भी गया था, ये तो साफ लिखा है ना तुम्हारे पास सामने ही। द यूनाइटेड ट्रूप्स ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड एंड सिंधिया वर डिफीटेड बाय द
जसवंत राव या यशवंत, जा और या कई जगह पे हो जाता है, ठीक। यशवंत राव होलकर कहां के रूलर थे? रूलर ऑफ इंदौर, रूलर ऑफ इंदौर, और भी कुछ? ठीक, लिखा भी। तुम्हारा नाम क्या है? दीपक मलय मलान, दीपक मलान। अब इसमें लिखो ट्रीटी ऑफ बसैन, बसेन या वसई 1802। इसके नोट्स मैंने शेयर कर दिए थे ना, तब क्यों नहीं पढ़ के आया? कौन क्या है? मैंने सर को बोला था नोट्स देना, सर ने बोला नहीं दे। मैंने दिए नहीं थे नोट्स इसके, तो पढ़ के क्यों नहीं आए? मेरा क्वेश्चन ये है। पॉलिटिक्स बात करते और तुम दोनों, तुम हटना जाओ सामने से, तुम दोनों क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ना था, कंफ्यूजिंग है बहुत सारा, ऐसे नहीं आता ये बात। अब आ रहा है? अभी भी कंफ्यूजन है? अब क्या क्लियर? अब तो सीधा सीधा चल रहा है, जिस पे हो रहा है वो ट्रीटी हो जा रही है, और ट्रीटी कुछ टाइम में वॉलेट हो ही जा रही है इनकी। 2-4 फिल्में देख लो। देखो इस पूरी कहानी की तरह ऐसा कोई नहीं वैसा होगा, इसीलिए मैंने पूरे पहले कैरेक्टर सबके सामने ला दिए जो मेन कैरेक्टर थे। अब तुम्हारा कौन कैरेक्टर रह गया? ये बादल साइड में जसवंत राव आपस में क्यों लड़े? वो इंटरनल पेशवा अगर वीक हो गया तो सक्सेसर कौन बनना चाहेगा जसवंत राव भाई? इन सब ने तो ये कह रहे हैं कि ये वीक सक्सेसर आए हैं पेशवा में, ये डिजर्व नहीं कर रहे, तो आपसी लड़ाई इनमें चलने लगी। ये कहते थे बताने को। ठीक, लिखो ट्रीटी ऑफ बसेन। कोई भी वीक सक्सेसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। इवन फैमिली में भी नहीं। देखो जो वीक सक्सेसर हैं, पॉलिटिक्स में देख लो उनकी क्या हालत है इस समय। नहीं चालू है, वो फिर से चालू होता है, वो मना करते हैं। वीक सक्सेसर देख लो कौन कौन है जो प्रधानमंत्री पद के लिए इतने साल से बैठे हैं। नहीं, मुझे बुरा बना के क्या करोगे? अगर वीक रहोगे तो तुम अडेप्ट होना मुश्किल है, और तुम स्ट्रांग हो तो ठीक है, एक बार हार गए, 2 बार हार गए, लेकिन तुम कंटिन्यू हारोगे तो फिर दिक्कत है ना। और तुम्हारे पास सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े इकोनॉमिक्स थे तुम्हारे सामने, इतने एक्सपीरियंस लीडर थे तुम्हारे पास में, तब तुम कुछ नहीं थे उस टाइम पे, तो इनसे जाके सीखते। दैट जरूर थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर ही शिप लेनी है, तुम इनके अंडर काम करके देखते। बट ईगो को साइड में रखकर, अब तुम्हें लगा मैं पार्टी हेड हूं, सब कुछ है, सभी मेरा, सब मेरा आगे पीछे हूं, तो ऐसे सीख थोड़ी पाओगे। सीखने के लिए थोड़ा सा ईगो साइड में, नहीं तो मनमोहन सिंह से सीखते। अब भले वो कम बोलते आदमी, 4 चीज की 2 बात बोलते, लेकिन कम से कम जितना बोलते सही बोलते। देखो ट्रीटी ऑफ बसई 1802, तभी तो मैं इतना कम बोला। लिखो टू रिसीव फ्रॉम अ कंपनी अ नेटिव इन्फेंट्री
ये किसके बीच में हुई थी ट्रीटी? पेशवा बाजीराव सेकंड एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश। ठीक, तो इसमें लिखो टू रिसीव फ्रॉम अ कंपनी अ नेटिव इन्फेंट्री with the usual proportion of field artillery and European artillery, man attached to be permanently stationed in his territories. कंटिन्यू क्लास में ना मुझे लगता है मुझे ब्रेक चाहिए होगा। बंद करने को किसने जानते हो, ये वीडियो डिलीट करने को। तुम यहां बैठना कल से। Marathas to surrender the city of Surat. Marathas to surrender the city of Surat. ठीक, Marathas to accept the company arbitration. Marathas to accept the company's arbitration in all differences between him and the Nizam between him, Nizam और the किससे उनका था, गायकवाड़। निजाम और द गायकवाड़। अब ये जब ट्रीटी करा रहे थे तो सारा पूरा होलिस्टिक अप्रोच रख के ट्रीटी करा रहे थे ब्रिटिश वाले इनसे। अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 19, 1817 to 19। इसमें क्या था? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पिंडारीज। ब्रिटिश को लगा कि इन्होंने अटैक करवा दिया, मराठास को लगा इन्होंने करा दिया। अब वो तो बेचारे बेरोजगार आदमी थे, जो मिल रहा था उसे लूट रहे थे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पिंडारीज इज वन ऑफ द मेजर, पिंडारीज स्पेलिंग लिख दूं, is one of the major cause of the third Anglo-Maratha war. देखो, the Pindaris were attached to Maratha's army as mercenary, MERCENARY। इसका मतलब क्या होता है? मर्सनरी इसका मतलब पैसा देगा, पैसे के लिए काम करते हैं। When the Marathas become weak, the Pindaris could not get regular employment, क्योंकि ये इन्हीं के लिए काम करते थे और ये टाइम टू टाइम उन्हें काम देते रहते थे, तो उनका भी वेतन मिलता रहता था, सैलरी मिलती रहती थी, एम्प्लॉयमेंट। एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गए थे। अब जिसकी आदत हुई है काम करने की, अब पैसा दे के करा लो या उन्हें पता है यहां पैसा है तो कर लें। ठीक, लिखो, द ब्रिटिश
had posted a large number of troops near the Maratha kingdom to suppress the Pindaris. ब्रैकेट में लिख देना लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, कि इन्होंने उसे सप्रेस किया था। अब ट्रीटी ऑफ बसेन एक 1806 में भी होती है ना। जो ये वाली ट्रीटी होती है ना, ये जितने और मराठास थे वो सब थे, इन्हें लगता है, लिखो इन 1806 इन्हें पूरी तरीके से ये लगता है कि हमें इंडिपेंडेंस को सरेंडर करा दिया इन्होंने, सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये लोग काफी नाराज रहते हैं, इसीलिए ये लोग देखो ना आपस में फिर गुस्सा आ जाते हैं। द ट्रीटी ऑफ बसेन वाउंडेड द फीलिंग of the other Marathas leader they saw the treaty as an absolute surrender of independence। ये इन्हें कब लगा, कब फील हुआ इन्हें? 1806 में, 1806 में। ब्रिटिश की नजर में बाजीराव सेकंड कैसा हो चुका था? वीक सक्सेसर, एक फेलियर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। अब एक काम करो, ये तीनों लिख लो, बस ऐसी चार्ट बना लो, ये वाला चार्ट बना लो। ये वाला चार्ट बना लो, ट्रीटी ऑफ पूना, बना लिया, डन। इसमें लिखो ट्रीटी ऑफ पूना में हो गया। लिखो द ट्रीटी ऑफ पूना में, इसमें द ट्रीटी ऑफ पूना में लिखो द ट्रीटी रिजल्टेड in the British gaining control of the territory north of the Narmada river, control of the territory north of the Narmada river and south of the Tungabhadra river। तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरीज बताना। तुंग, भद्रा, एक और बताओ, बी से 2 थी। बाय दिस ट्रीटी तुम दोनों की होगी ज्योग्राफी। ये सही है ना कि मना कर दो, सर कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे। कुछ नोट्स या कुछ चाहिए हो तो तुम लोग पढ़ाई करो, जो इस साल टाइम देंगे बस उन्हीं को दूंगा।
It was and south of the So by this treaty, Peshwa was not to communicate in any manner with any other power in India. ठीक, अब ट्रीटी ऑफ ग्वालियर लिखो। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर इट वॉज साइंड बिटवीन, किसके बीच में हुई थी ये? दौलत राव और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो एज पर द ट्रीटी, उसी में लिखना एज पर द ट्रीटी सिंधिया वुड नेवर रीएडमिट द पिंडारीज नॉर लैंड देम, ना तो उन्हें एम्प्लॉय देगा और ना ही उन्हें उधार पे पैसे देगा। नॉट लैंड देम एनी सपोर्ट, किसी भी टाइप का ना सपोर्ट, ना फाइनेंशियली ना। ठीक, अब ट्रीटी ऑफ मंदसौर कब हुई थी? जैन 1818 में। ठीक, ये किसके बीच में हुई थी? मल्हार राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के। देखो, एज पर द ट्रीटी पेशवा वॉज डिथ्रोन, एज पर द ट्रीटी पेशवा वॉज डिथ्रोन विच वॉज फॉलोड बाय द, अब क्या मिलने लगा था पेशवा को? बस पेंशन, विच वॉज फॉलोड बाय द पेंशनिंग ऑफ द पेशवा। क्लियर? More of his territories were annexed with the British and the British establishment. Most of his territories were annexed with the British and the British established their supremacy in India. And British established their supremacy in India. मराठाओं के बारे में पता लग गया? ठीक, अब मुझे एक सब बंद कर दो, नोटबुक सब बंद, नोट्स वोट सब बंद। अब मुझे तुम लोग पॉइंट बताओ, why were the Marathas defeated? Why were the Maratha defeated? weak successful. अब बताओ। देखो, अब मैं तुम दोनों पे ज्यादा करूंगा तो, क्योंकि तुम दोनों अटेम्प्ट हो, तो अब मैं तुमसे आंसर भी एक्सपेक्ट करूंगा, नहीं करूंगा तुमसे भी, तुम्हें फेल नहीं कराना, लेकिन तो बताओ। सर फैक्ट्री में तो ये हो सकता है जो बालिगांव में वो किया करते स्टेट अपने अपने डिफरेंट पार्ट में रूल करते हैं, क्योंकि जब पेशवा स्ट्रॉन्ग था बालिगांव तो उसको वो कॉन्फिडेंस है ना कि कॉन्फिडेंस रूल्स नहीं सही जा रहे हो। तो जब पेशवा जो स्ट्रॉन्ग था बालिगांव तो उसको कंट्रोल कर सकता था। उसके बाद जो वीक, वो देखो अलग अलग स्टेट की बात नहीं थी, वो सारे एक ही थे। ठीक है, जैसे एक वो थे तो सारे एक ही थे वो, डिफरेंट हाँ, बट रीजन डिफरेंट था उनका। ठीक है, और पेशवा कंट्रोल करता था। ठीक है, वीक सक्सेसर आया तो इससे क्या पता लगा? लैक ऑफ कैपेबल लीडरशिप। जैसे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, फिर उसका लड़का नाना साहेब, ये तक पोटेंशियल था इनमें। ठीक, तो लैक ऑफ कैपेबल लीडरशिप सबसे मेन रीजन है इनका मराठाओं के डिफीट का। ठीक, एक डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। ठीक, मराठा जो स्टेट राइज हुई थी वो सब किस पे हुई थी? स्वराज, धर्म, रिलीजन, इन सब बेसिस पे, और वो सब बाद में।
लूज पॉलिटिकल सेटअप। लूज पॉलिटिकल सेटअप कैसे? छत्रपति शिवाजी महाराज और जब तक पेशवा ये सब थे तो कितना इनका एक्सपेंशन इतना आगे तक का था, बट उसके बाद एक्सपेंशन तो बहुत दूर की बात है, ये लोग आपस में ही गायकवाड़ होलकर के उससे और ये सब आपस में ही लड़ने लगे। ठीक, और हाँ इकोनॉमी बिल्कुल इंफीरियर इनकी मिलिट्री सिस्टम था इन कंपैरिजन ऑफ ब्रिटिश। देखा जाए तो इनका सिस्टम कैसा था? इंफीरियर था उनके कंपैरिजन में। इकोनॉमी थी नहीं, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी इनकी। कैसे? इसे बताओ तुम लोग, इसे बताओ। अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी तो वो मतलब जो मराठा थे ना, वो बस रिवेन्यू पे, मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह था उसी पे डिपेंडेंट थे। उनका दूसरा कोई सोर्स नहीं था, जैसे कि ट्रेड था। हाँ, कंपनी का ट्रेड था। उन्होंने कभी फ्यूचर अप्रोच नहीं की। एक वर्ड भूल रहे हो, बस एक वर्ड देते हैं साथ ही। ट्रेड में ही एक और, जैसे वो सब थे, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी थी, इन लोगों ने फैक्ट्री सेटअप नहीं की थी। सबसे बड़ी बात है, देयर वर नो इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेडिंग ओपनिंग। एक तरीके का इनका कोई भी फॉरेन ट्रेडिंग, ये दोनों, ये आंसर मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था। चलो अब तुम ही बताओ। फैक्ट्री और कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी थी और अपने लोगों के लिए एज ए एम्प्लॉय कोई जनरेट नहीं किया था, ठीक है। और बाहर वालों से, जैसे उसने करा था, फ्रेंच से अच्छे रिलेशन रखकर उसने तो अपनी मिसाइल और ये सब, कभी वो रॉकेट वाला, ठीक है। और डिंडीगुल में उसने फैक्ट्री भी सेटअप कर ली थी, आर्म्स की फैक्ट्री। वैसा इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया कि इंडस्ट्री सेटअप हो जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए। और जरूरी नहीं हर बार एक, अभी मराठा उसमें जब पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा बहुत, तो चौथ और ये सब चीजों पे ही मोस्टली डिपेंड थे, सरदेशमुखी और ये सब। चलो, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी। इंग्लिश जो डिप्लोमेसी थी वो कैसी थी? सुपीरियर थी। और इनकी वो एक्सपेंड करते जाते खुद तो, और इन्हें क्या कर रहे थे कि तुम इससे नहीं बोलोगे, इससे नहीं बोलोगे। एक तरीके का टॉक्सिक रिलेशन कर रहे थे वो इनके साथ कि तुम इससे बात मत करो, इससे ब्लॉक करो, इससे ये करो, वो करो। वो इनका ये वाला हाल था, ठीक है। तो उसमें बेचारा अपने सोचने समझने की क्षमता ही गायब होने लगती है। दूसरा, प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। ब्रिटिशों के पास क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था उनके पास, तो उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ तो पहले जब पूरा एक्सपेंड हो गया, सब कुछ हो गया, तब यूरोपियन कंट्री में बांटना चालू करा। इन लोगों ने उसका भी फायदा नहीं उठाया, क्योंकि अब तो आ ही चुका था और यूरोपियन टेरिटरीज में भी था, तो उनसे रिलेशन रख के कुछ करते तो इनका भी हो सकता था। तो ये सब सेटबैक थे जिसकी वजह से मराठास हार गए। अगर मराठास इसी उस पे चलते जैसे बाजीराव इन सब के थे, ये दिक्कत इनके साथ हेरिडिटरी वाली, वो तो सही था। वो बताओ कितने साल से बेचारा चिल्ला रहा था मुझे बना, मुझे बना। तो एक तरीके लालची आदमी था ना, जिसे मिलना हो, देखो ये बात बहुत सही है, जिसे राजा बनना होगा वो राजा बनेगा, चाहे 14 साल का उसे वनवासी क्यों ना हो जाए। अगर उसकी किस्मत में है राजा बनना तो बनेगा, ठीक। अब नहीं था उसके, तो उसमें क्या से बनेगा? उसकी कुंडलियां नहीं सपोर्ट कर रही होंगी, राहु वीक होगा उसका, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही होगी। क्लियर? कल हम लोग करेंगे बस समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, शिवाजी के टाइम की। वो जो हम लोग मेडिवल वाला करेंगे पोर्शन, तब शिवाजी के तो बाद में। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे इनका स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कब से कब तक? 1757 टू
1857 तक। क्लियर? एक क्वेश्चन तो कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया आई थी उधर 1660 में एज ट्रेड कंपनी आई थी। तो वो उसका जो वो थी मतलब नेम जो नीड था वो वही था ट्रेड। तो हम ये कब से कह सकते हैं कि मतलब